हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। मैं रेलवे एम्प्लॉय शिवशंकर तिवारी। जी बिल्कुल, अब हम ये बोल सकते हैं क्योंकि हमने अब रेलवे की जो नौकरी है उसे ज्वाइन कर लिया है और फाइनली अब हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है। तो अब इस चीज़ को ऐड करना भी ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है। फिलहाल आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कंडक्ट रूल ऑफ रेलवे। और इसके साथ-साथ में पेनाल्टीज़ को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो हम आज के वीडियो में इन्हीं 2 टॉपिक कंडक्ट रूल एंड पेनाल्टी, क्योंकि अभी हम लोग की जो ट्रेनिंग चल रही है ना, उसमें कई सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। इस उसमें हमने वेतन एवं भत्ते, पास पीटीओ, छुट्टियों के बारे में पढ़ा, डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा और आज हमने कंडक्ट रूल के बारे में पढ़ा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपने कई सारी वीडियोज़ में देखा होगा, इसीलिए मैंने उन पे बताया नहीं है अभी तक। फिलहाल अगर आपको चाहिए कि मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँ कि वेतन एवं भत्ते कौन-कौन से मिलते हैं, पास एंड पीटीओ कौन-कौन से होता है, कैसे उसे ले सकते हैं, या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, उसमें सीनियरिटी किस तरीके से होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको बताऊँगा। फिलहाल मुझे लगा कि कंडक्ट रूल के बारे में, जैसे कि मुझे जब पता चला, क्योंकि मुझे भी मैंने कई सारी वीडियोज़ देखी थी लेकिन किसी ने भी इसके बारे में नहीं बनाया था, ना बताया था। तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है और डेफ़िनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कंडक्ट रूल यानी कि आचरण नियम अगर आपको नहीं पता है, तो ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अगर आप रोड पे चलते हो और आपको ट्रैफ़िक रूल नहीं पता है, तो क्या होगा? आपका बार-बार चालान कटेगा, हर अगले चौराहे पे आपका चालान कटेगा। तो कुछ इसी तरीके से रेलवे में है कंडक्ट रूल। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो बार-बार आपका जो है ना, वो चार्जशीट जारी किया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा और उसके लिए आपके कई सारी प्रमोशंस, पास, इन सब चीज़ों पे रोक लग सकती है। इसीलिए अगर आप रेलवे में अभी भर्ती की प्रक्रियाओं में चल रहे हैं, आगे भर्ती होने वाले हैं या फिर भर्ती हो गए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कंडक्ट रूल्स और पेनाल्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने आप को सेव कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपको पता है कि अगर रोड पे चल रहे हो बाइक से, तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ ट्रैफ़िक पे चलते रहोगे, आगे चौराहे पे पुलिस वाला आपका चालान कर देगा। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, तो आप उसे पहन के जाओगे और चालान कटने से बच जाओगे। तो कंडक्ट रूल भी उसी तरीके से है, अगर आपको पता है नियमों के बारे में, तो आप अपने प्रमोशंस, पासेस को बचा पाओगे। आगे के जो आपके ग्रोथ है, उसको इंक्रीमेंट कर पाओगे। उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएँगी। इसीलिए आचरण यानी कि कंडक्ट रूल को जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने अपने डायरी में इन चीज़ों को मेंशन किया है क्योंकि हमें पढ़ाया जा रहा है, तो यही सारी चीज़ें लिखी जानी। कई सारे डिपार्टमेंट हैं रेलवे में जिसमें ट्रेनिंग सेशन नहीं है, तो उन सभी स्टूडेंटों को शायद इस तरह की चीज़ों को ना बताया जा रहा हो अभी तक। बट अभी इसी वजह से मैं इसको बनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, ताकि आप सभी लोग इन चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले इस वीडियो में आ गए हो और लगता है कि ये ज़रूरी है आपको जानना, तो डेफ़िनेटली इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आचरण यानी कि कंडक्ट रूल कितने होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 26, ठीक है? उन 26 में से कुछ महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे और कुछ कंपल्सरी होते हैं, उनको भी बताएँगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि ये लागू कब हुआ था? तो देखिए 1966 में रेलवे कंडक्ट रूल जो है वो लागू किया था और तब से आज तक वही सारे नियम जो हैं वो चल रहे हैं। तो रूल नंबर अगर 1 की बात करें, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 में बात होती है डेफ़िनेशन की, ठीक है? और डेफ़िनेशन होता है कि कोई भी कर्मचारी जब रेल सेवा में नियुक्त होगा, तभी उसके ऊपर यह सारे नियम लागू हो जाते हैं। जिस दिन से आपने अपॉइंटमेंट लिया, आपकी जॉइनिंग हुई, उसी दिन से ये सारे नियम जो आगे मैं बताने वाला हूँ, वो सारे नियम आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। इसमें जो दूसरा रूल है, वो है उद्देश्य। पहला क्या था? डेफ़िनेशन, जो आपको जानना था, बता दिया कि पहले दिन से, जिस दिन से अपॉइंटमेंट होता है, उसी दिन से आपके सभी नियमों को पालन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। दूसरा जो कंडक्ट रूल है, वो है उद्देश्य, ठीक है?
उद्देश्य क्या है कि कर्मचारियों को अनुशासित रखना, आचरण को व्यवस्थित रखना। ठीक है, तो अनुशासन भी इसका एक बेसिक रूल है और इसे आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आपको कभी अनुशासनहीनता पाई जाती है, आचरणहीनता पाई जाती है, तो उसके लिए आपको पेनाल्टीज भी भरनी होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो तीसरा जो नियम है उसको बोला जाता है पैरासिटामोल। जी बिल्कुल, ऐसा ही बताया गया, पैरासिटामोल बोला जाता है, क्योंकि कभी भी पैरासिटामोल का क्या काम होता है कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली ज़्यादातर टाइम में पैरासिटामोल दे दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, जब भी स्टेशन मास्टर चाहेगा, जो आपके स्टेशन मास्टर जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, आपको पैरासिटामोल दे देगा, यानी रूल 3 जो है वो कंडक्ट रूल का वो आपके ऊपर लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्योंकि इसमें 3 नियम हैं और वो 3 नियम ऐसे हैं जो कभी ना कभी गलती हो ही जाती है और उसके बिहाफ पे लगा दिया जाता है। तो तीसरे रूल में जो पहला नियम है वो है प्रत्येक कर्मचारी शिष्ट व सदाचार रहेगा और रेल के कार्य के प्रति तत्पर रहेगा। ठीक है, रेल के कार्य के प्रति तत्पर रहेगा। अब अगर आपने थोड़ी सी भी किसी भी तरह की लापरवाही करी या देरी करी तो डेफिनेटली जो होगा स्टेशन मास्टर उसमें ये मेंशन कर देगा कि ये अपने कार्य के प्रति तत्पर नहीं है और उसके बिहार पर भी पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसे पैरासिटामोल बोला जाता है। दूसरा जो तीसरे रूल के बाद जो दूसरा नियम है वो ये है कि अपने अधीनस्थों के तर्क संगत आदेशों का पालन करना होगा। यहाँ पर जरूरी है तर्क संगत आदेश क्या होता है। तो देखिए, तर्क संगत आदेश का मतलब कि वो आदेश जो मेंशन्ड हो, आपके जॉब टाइटल के लिए जरूरी हो। जैसे कि अगर हम पॉइंट्समैन हैं तो हमारे लिए काम जो है वो झंडी दिखाना, इस तरह की चीज़ें जो भी है, रेलवे के सिग्नल्स को पास कराना, ये सारे कार्य करने हैं। लेकिन अगर स्टेशन मास्टर मुझे बोलता है कि जाओ मेरे घर से ये पानी लेके आ जाओ, तो वो तर्क संगत नहीं है, मैं उसके लिए मना कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो ये कहता है तो उसके डेस्क जो कि उसके सामने स्क्रीन लगी होती है उसको साफ कर दो, तो वो मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्ट रूल में आता है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और उस पे किसी भी अन एजुकेटेड पर्सन को नहीं दिया जा सकता साफ करने के लिए, क्योंकि वो खराब कर सकता है। ठीक है, तो ये है दूसरा नियम कि अपने अधीनस्थों के तर्क संगत आदेशों का पालन करना होगा। तीसरा जो है प्रत्येक कर्मचारी अपने ड्यूटी का निर्वहन निष्ठा पूर्वक करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ड्यूटी में सीरियसली उसको नहीं हैंडल किया तो वहां पर भी आपके ऊपर चार्ज किया जा सकता है, ये लिख करके कि आपने कंडक्ट रूल 3 के अकॉर्डिंग निष्ठापूर्वक कार्य नहीं किया और इस पे चार्ज पेनल्टी लग सकती है। तो ये 3 नियम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा और भी नियम्स हैं जो मैंने बताया कि 26 है, लेकिन 3 के बाद बहुत ऐसे नियम हैं जिनको जानना ज़रूरी है। वो उन चीज़ों के बारे में मैं सभी 26 के बारे में नहीं बताऊँगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना ज़रूरी है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद पेनल्टीज़ के बारे में, ठीक है? तो देखिए, इसके बाद जो नियम होता है कि कोई भी कर्मचारी सेवा करते हुए दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप नौकरी में हैं तो आप अपने नाम के ऊपर दुकान चला रहे हो, वो नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी अलग सा बिजनेस जो आपके नाम के ऊपर है, जिसमें आपका फिजिकली इन्वॉल्व होना जरूरी हो, ऐसा कोई भी बिजनेस आप ड्यूटी के टाइम पर नहीं कर सकते, क्योंकि आप दो जगह एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा नियम है सरकारी आवास को किराए पर नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज ये सोच रहे होंगे कि हम अपने नाम पे अलॉट करा लेंगे और मकान को किराए पे दे देंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी, किसी ने बता दिया और आप किराए पे दे दिए, जब ऑफिसर्स को पता चलेगा तो आपके ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो इस वजह से इसको जानना जरूरी है कि आप जो है रेलवे क्वार्टर्स को किराए पे नहीं दे सकते। ऐसा करने पर आपको चार्जशीट दायर कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा और अगर उस जवाब से जो स्टेशन मास्टर या जो अपने पेनल्टी जिसने लगाई है, अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो आपको उसके लिए जो भी वो दंड निर्धारित करता है उसे पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कर्मचारी दहेज नहीं ले सकता। बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसमें ये मनाही किया गया है। कोई भी ऐसा दहेज वगैरह जो चीज़ें हैं, जो इसकी शादी नहीं हुई अभी करने वाले हैं और ये सोच करके
तो नहीं ले सकते। हालांकि लोग करते ही हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसा मैंने बताया कि हेलमेट पहनना एक अनिवार्य ट्रैफिक नियम है, लेकिन लोग बिना हेलमेट के भी जाते हैं, चालान से बच भी जाते हैं। तो उसी तरीके से चीज़ें हैं। तो नियम तो है, जिसे जानना जरूरी है, तभी आप उससे बच भी सकते हैं। अगर नियम ही नहीं पता है तो आप उससे बच भी नहीं पाएंगे। ठीक है। आगे की जो जानकारी है, उस नियम है, उसमें क्या है, कोई भी कर्मचारी सरकारी नीतियों का विरोध नहीं करेगा। बिल्कुल, मैंने इसके बारे में भी टीचर से पूछा वहाँ पे कि सरकारी नीतियों का विरोध नहीं करेगा। जैसे कि अभी जो है एनपीएस का लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो प्रोटेस्ट नहीं करते, वो मांग करते हैं। तो आप किसी सुविधा या फिर किसी ऐसी चीज़ों के बारे में मांग कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सरकारी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जिसके बाद कोई भी कर्मचारी प्रेस मीडिया से संपर्क नहीं करेगा। ठीक है। प्रेस मीडिया से संपर्क नहीं करेगा, आपका मतलब ये है कि जैसे किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो अगर वहां पर कोई मीडिया या प्रेस आता है तो आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देनी है। इससे आपके ऊपर सुरक्षा के संबंधित जो गोपनीय चीजें हैं उसको लीक करने के दंड में, आप अपराध में आपको दंडित किया जा सकता है। इसीलिए ड्यूटी पीरियड में हो चाहे बिना ड्यूटी पीरियड में हो, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो किसी भी मीडिया कर्मी से आप अपने जॉब प्रोफाइल, जॉब से संबंधित या फिर किसी गोपनीय चीज़ों के बारे में शेयर नहीं कर सकते। उसके लिए वहाँ पर मीडिया वाले से बात करने के लिए सीपीआरओ या फिर पीआरओ होते हैं, जो मीडिया के साथ में जो भी चीज़ें शेयर करनी होती है। जैसे कि बालासोर जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी रेलवे कर्मचारी सामने से आकर के कुछ भी नहीं कह सकता। उसको कहने के लिए अधिकारी अपॉइंटेड होते हैं, वही उसके बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आगे का जो नियम है, कोई भी कर्मचारी नशे के हाल में ड्यूटी पर नहीं जाएगा। ऐसा करने पर चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। ठीक है। तो इसमें एक नियम ये भी है, बता रहे थे कि 8 घंटे, जब भी आपकी ड्यूटी पीरियड स्टार्ट होने वाली है उसके 8 घंटे पहले अगर आपने ड्रिंक किया है तो वो चलेगा, बट 8 घंटे के बाद अगर आप करते हो तो वो परीक्षण में आ जाता है, और ऐसा करने पर आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को रोजगार के काम पर नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, अगर आप सरकारी, वैसे तो ये सबके लिए है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट होता है। आपने पढ़ा है अगर, तो संविधान में लिखा हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हजारदस्त काम पे नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ पर अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो यहाँ पर रेलवे भी आपको दंडित कर सकती है कि अगर आपने अपने बच्चे को किसी भी काम पे लगाया है जो 14 वर्ष से कम है, अगर उसने कंप्लेन कर दी तो रेलवे की तरफ से भी आपको चार्जशीट दायर कर दी जाएगी और आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है। आगे का नियम है जो, जिस कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी कार्य कर रही हो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके ऊपर भी चार्जशीट दायर किया जाएगा। तो ये सारे नियम हैं। इसके अलावा और क्या नियम है, देखिए इन नियमों को मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि थोड़े ज़्यादा नियम है और पेनाल्टीज बताना है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। बाकी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर आप लाइक करिए और बताइए मुझे, क्या ऐसे ही आगे जो भी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ाई जा रही हैं, क्या इस सीरीज को चालू रखा जाए, क्या इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाए, उसके बारे में कमेंट मुझे जरूर करिएगा। आगे देखिए, कोई भी कर्मचारी पारितोषिक नहीं लेगा। पारितोषिक का मतलब होता है घूस, जो कि पता ही है आपको। इस तरह की चीजें ना लेनी है और ना ही देनी है। ऐसा पकड़े जाने पर दंडित किया जाएगा। इसके अलावा अपने निजी फायदे के लिए किसी भी अधिकारी के ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रमोशन चाहिए और आप कह दें कि मेरे चाचा विधायक हैं, अब विधायक हैं तो भाई प्रमोशन दो, वरना हम कुछ ये करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप दबाव नहीं डाल सकते, राजनीतिक दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है। कोई भी कर्मचारी यदि 50,000 से ऊपर अचल संपत्ति का लेन देन करता है तो उसकी सूचना रेल प्रशासन को देनी पड़ेगी। और ऐसा जब हम लोगों ने सोचा तो हमारे मन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी आ गई, यार ये क्या चीज है। मतलब 50,000 से अधिक की कोई भी सामान जो आप लेते हो जो अचल संपत्ति में आती है, उसके लिए आपको प्रियोर नोटिस जो है वो अपने रेल प्रशासन को देना पड़ेगा। अब इसमें काफी सारे स्टूडेंट थे जो पूछने लगे, सर बाइक लेंगे, स्कूटी लेंगे तो भी हमें देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, उसकी प्राइस लाखों में होती है और ऐसे में आपको उसे नोटिस देना पड़ेगा। तो फिर से वही बात बताऊंगा
कि अगर कोई ज़मीन वगैरह खरीद रहे हो तो इन तरह सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन जनरली कोई देता नहीं है, क्योंकि ये रूल्स तभी अप्लाइड होते हैं जब इसके खिलाफ कोई आपको कंप्लेन करे, ठीक है? कि आपने कोई चीज़ लिया और कोई आप नहीं चाहता वैसे, तो आपके ऊपर अगर कंप्लेन कर देगा तो आपके ऊपर चार्जशीट दायर की जाएगी। हालाँकि जो पेनाल्टीज़ होती हैं, उसमें कुछ माइनर और कुछ मेजर पेनाल्टीज़ होती हैं, वो अभी आगे बताऊँगा और आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ के लिए क्या पेनाल्टीज़ होती हैं। तो कुल मिलाकर के वही है कि 50,000 से ऊपर की अगर संपत्ति लेते हो, तो उसे आपको दिखाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर आप ग्रुप डी स्टाफ हैं, तो 500 से अधिक नहीं ले सकते आप क्या पुरस्कार। अगर ग्रुप सी के कर्मचारी हैं तो 1000 से अधिक नहीं ले सकते, ग्रुप बी के कर्मचारी हैं तो 1500 से अधिक नहीं ले सकते, और ग्रुप ए के कर्मचारी हैं तो 2000 से अधिक की जो पारितोषिक जो पुरस्कार है वो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो ये नियम है जो काफ़ी ही ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग नियम है, जिसका पालन तो मुझे लगता है शायद ही लोग करते होंगे, है ना? तो कहीं न कहीं लूप होल तो सब जगह होता ही है, आपको पता ही है। तो कुछ लूप होल का फ़ायदा तभी आप उठा सकते हो जब आपको नियम पता हो, इसलिए नियमों को जानना ज़रूरी है, ठीक है? इसमें इसके अलावा जो आखिरी है इसमें बताया गया कि इन नियमों के उल्लंघन करने पर चार्जशीट किया जाता है, जिसके लिए समय पर जवाब देना पड़ता है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर दंड दिया जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि आप इन जितने भी नियम्स मैंने बताए, उन नियमों का पालन कर नहीं करते हो अगर आप, और तो अगर आपको दोषी पाया जाता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, और उसके लिए समय दिया जाता है आपको कि जवाब देने के लिए। अगर आपके जवाब से संतुष्ट हो गया तो फिर आपको दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो आपको इसके लिए पनिशमेंट यानी पेनाल्टीज दी जाएंगी। और वो पेनाल्टीज क्या क्या होती हैं मैं अभी आपको वो बताने वाला हूँ। कितने तरह की पेनाल्टीज होती हैं और कैसे कैसे आपको उसमें दिया जा सकता है। तो देखिए, पेनाल्टीज की बात करें तो दो तरह की होती है, एक मेजर पेनाल्टी होता है, एक माइनर पेनाल्टी होता है, ठीक है? तो पहले हम माइनर पेनाल्टी के बारे में बात करेंगे। माइनर पेनाल्टी में देखिए क्या होता है कि ये 6 तरह के होते हैं, ठीक है? कुल 6 तरह की माइनर पेनाल्टी होती है, जिसमें से पहला है जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आसान है और लगभग ना के बराबर ही है, क्योंकि पहला जो है वो है परिनिंदा यानी सेंश्योर, यानी कि आपकी निंदा की जाएगी, ठीक है? अब निंदा करने में आपका किसी भी तरह का कोई भी इकोनॉमिकल चीज़, यानी कि आपका पैसे से संबंधित, आपके प्रमोशन संबंधित, इस तरह की किसी भी चीज़ों पर व्यवधान नहीं आएगा, आपको नौकरी पर किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। आपकी निंदा की जाएगी, यानी कि आपको एक तरीके से सामने खड़ा करके डाँट दिया जाएगा या फिर कंप्लेन की जाएगी, इस तरह की चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि इस चीज़ को आपके सर्विस रिकॉर्ड बुक में मेंशन किया जाता है कि इस डेट में आपकी परिनिंदा की गई। उससे आपका उस टाइम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन रिटायरमेंट के समय पर आपकी जो आखिरी सैलरी होती है, उसका 1/3 जो है वो काट लिया जाएगा। जब आप रिटायरमेंट होने वाले होंगे तो आखिरी महीने का। तो परिनिंदा स्टार्टिंग में तो वो कुछ नहीं होगा, लेकिन लास्ट के टाइम पर आपका 1/3 सैलरी काट ली जाती है। अगर उसी तरीके से आपके सर्विस रिकॉर्ड में 2 बार परिनिंदा रजिस्टर्ड हो गया, तो 2/3 आपका पैसा सैलरी काट लिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। और अगर आप 3 बार परिनिंदा के मतलब पेनाल्टी चार्जशीट दायर होती है परिनिंदा की तीसरी बार, तो 3/3 यानी कि पूरा का पूरा सैलरीज होगा लास्ट जो रिटायरमेंट के समय का, वो आपका काट लिया जाएगा, और इस तरीके से लास्ट महीने का कोई सैलरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? दूसरा जो होता है, जैसे मैंने 6 बताया, 6 माइनर पेनाल्टीज होती है। तो पहला हो गया परिनिंदा, दूसरा होता है पदोन्नति पर रोक, ठीक है? पदोन्नति यानी कि आपको पता है कि हर साल आपको जो है इंक्रीमेंट मिलता, पदोन्नति मतलब जैसे कि अभी 1800 ग्रेड पे हम लोग, तो कुछ टाइम बाद ये 1900 अगले 2 साल में हो जाएगा, 1900 ग्रेड पे हो जाएगा, क्योंकि हर साल जो है वो 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो 3-3% बढ़ते हुए ये जो है वो आगे जब 50,000 जो 50%, जैसे अभी 42% चल रहा है ना, तो 50% जब हो जाता है तो पदोन्नति हो जाती है, ठीक है? तो पदोन्नति पर रोक लगाया जा सकता है, वो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसे
लगाया जा सकता है। ठीक है, जो भी पेनाल्टीज मैं बता रहा हूँ, पीछे जो मैंने कंडक्ट रूल बताया, उन कंडक्ट रूल के बिहाफ पर अब ये डिपेंड करता है स्टेशन मास्टर जो आपका सीनियर है और या फिर जो वहाँ की अथॉरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पनिशमेंट आपको देना चाहता है। ये वेरीफाइड नहीं है कि किस काम के लिए क्या पनिशमेंट होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको माइनर पेनाल्टी देगा कि मेजर पेनाल्टी देगा। ठीक है, तीसरा जो है माइनर पेनाल्टी वो है पास पीटीओ को बंद कर देना। ठीक है, जैसे कि आपको साल में एक पास मिलता है और अभी 3 पीटीओ मिलता है, तो उसको वो बंद कर सकता है। हो सकता है एक पास को बंद कर दे या फिर 2 पास को बंद कर दे, तो 2 साल तक आपको कोई पास नहीं मिलेगा। ये माइनर पेनाल्टी में आती है। अगला जो चौथा है माइनर पेनल्टी, वो है रेलवे के नुकसान होने पर आपके वेतन से आंशिक या पूरी कटौती यानी भरपाई की जाएगी। जैसे आपने किसी काम की वजह से रेलवे का कोई 10,000 या 20,000 का नुकसान हो गया, तो वो अगले सैलरी से आपका वो पैसा काट लिया जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो आंशिक काटता है या फिर पूरा काटता है। इसके अलावा पांचवा जो माइनर पेनाल्टी है वो है कर्मचारी के वेतन वृद्धि पर स्थायी रोक, जो भविष्य में वेतन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। वेतन वृद्धि जो होती है हर साल 3% का इंक्रीमेंट जो लगता है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। 2 साल तक 3 साल तक आपका कोई भी पेमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, आप 1800 ग्रेड पे हो तो 1800 पे ही चल रहे हो, जो कि 2 साल में 1900 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रोक लगाई जा सकती है, लेकिन इसका वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो कि 2 साल या 3 साल तक रोक लगा दी गई है, तो 3 साल बाद आपको वही वेतन मिलेगा जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा छठवां जो माइनर पेनल्टी होती है वो है किसी भी कर्मचारी के निचले पद पर अवनति कर उसके वेतन पर रोक लगाया जा सकता है। यानी कि अगर आप 1900 ग्रेड पे हो, आपको 1800 अवनति कर दी जाएगी, आपको पीछे कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका वेतन पर प्रभाव पड़ता है, आपके पेंशन को प्रभावित तो नहीं करता, लेकिन आपका पैसा कम मिलता है। ठीक है, तो ये कुल 6 जो थे वो माइनर पेनाल्टी थे। अब हम बात करेंगे मेजर पेनाल्टीज के बारे में कि मेजर पेनाल्टीज क्या क्या होती हैं। तो देखिए, मेजर पेनाल्टी कुल 5 तरह की होती है। ठीक है, इसमें जो पहला है वो है पद से अवनति करना, जो 3 साल से अधिक हो, भविष्य में उसके पेंशन को प्रभावित करता है। तो आपको जो है ना 3 साल पीछे कर दिया जाएगा। अगर आपको मेजर पेनाल्टी दी जाती है तो आपके जॉब को 3 साल पीछे कर दिया जाएगा, यानी 3 साल पहले जो आपको सैलरी मिलती थी, जो आपका बेसिक था, वो सब कुछ 3 साल पहले का हो जाएगा और ऐसे में आपके पेंशन पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो मेजर पेनल्टी है वह किसी कर्मचारी को उसके निचले क्रम में अवनति करना तथा उसकी सीनियरिटी वेतन पर प्रभाव पड़ता है, उसकी सीनियरिटी पर भी प्रभाव पड़ जाएगा, यानी वो निचले पायदान पर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर जो है वो पेनाल्टी है, जिसमें आपको पोस्ट को डिक्रीज भी कर दिया जाएगा और आपकी सीनियरिटी भी खत्म कर दी जाएगी, आप फिर से पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा तीसरा जो मेजर पेनाल्टी होता है कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिसकी वजह से आपको मेजर पेनाल्टी जाती है, तो उसमें आपको रिटायर भी करके घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। चौथा जो है वो है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। इसमें आपको सेवा से बर्खास्त निकाल दिया जाएगा। सॉरी। ठीक है, सेवा से आपको निकाल दिया जाएगा, जिसमें क्या है, ऐसे कर्मचारी भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाता है, यानी सेवा से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे में जो है आप दोबारा से किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार की नौकरी को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, रेलवे में भी दोबारा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो कि इसका पांचवा रूल है मेजर पेनाल्टी का, जिसमें लिखा है सेवा से बर्खास्त करना, वो डिसमिजल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, तो पहला तो है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, जो कि चौथा है। अगर ऐसा होता है तो आप रेलवे की या फिर कोई भारत सरकार राज्य सरकार की सेवा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है,
यानी कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप किसी भी सरकारी कर्म भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य कॉरपोरेट में कार्य नहीं कर सकते। मेजर पेनाल्टी में सबसे बड़ा पनिशमेंट यही होता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, यानी सेवा से बर्खास्त कर देना। इसके बाद आप किसी भी तरह के अन्य किसी कॉरपोरेट या राज्य सरकार या भारत सरकार में नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो थे पेनाल्टीज जो कि आपको जाननी चाहिए थी, और इसके पहले मैंने बताया कंडक्ट रूल। तो इस तरीके से ये सारे नियम्स जो हैं हम लोगों को पढ़ाए गए, और जाहिर सी बात है ये जानना जरूरी था, क्योंकि जानोगे नियम्स तभी उनको फॉलो करोगे, या फिर तुम उन चीज़ों से बच सकोगे। अगर तुमने कभी गलती की है उसके जवाब दे पाओगे, ठीक है, उसके लिए अपने आप को बचा पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई पेनाल्टीज लगता है तो आपको जवाब देने के लिए समय दिया जाता है। अगर जवाब से वो असंतुष्ट है तो आप आगे जा सकते हो, अपने लिए कोई एडवाइजर को रख सकते हो जो आपको सलाह दे सकता है। तो आपको बचने का पूरा मौका दिया जाता है। आप अपने बचाव में किसी को भी अपने साथ में खड़ा कर सकते हो और आगे की हायर अथॉरिटी तक जा सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप राष्ट्रपति तक जा सकते हो अपने बचाव में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जितने भी रेलवे कर्मचारी जो अभी सिलेक्ट हो रहे हैं, नए नए हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज प्राप्त हो जाए। ठीक है, बाकी आगे की जो वीडियोस में मैं सोच रहा हूँ कि जो भी हम लोगों को क्लासेस में कराई जा रही हैं, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, बाकी पास पीटीओ, वेतन भत्ते, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ाया जा चुका है। अगर आप कहेंगे तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।